नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से एक बार आपका। मैं हूं पंकज देशपांडे, आपका अकाउंटिंग फ्रेंड। और हमारी ये सीरीज चल रही है F12 फंक्शन की। F12 टैली में जो होती है, इसका हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं हम सीख रहे हैं। आज का हमारा विषय है F12 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में F12 की प्रेस करके हम क्या क्या कर सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो ये जानने के लिए सीधे चलते हैं टैली स्क्रीन की तरफ। ये है हमारा टैली का स्क्रीन और हम अभी सीधे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा, ये रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये आपने इसके पहले शायद बहुत बार देखा होगा। अब हम इसमें F12 में क्या क्या कलाकारी कर सकते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, जैसा हमने बैलेंस शीट में देखा था वैसा ही यहाँ पे ऑप्शन है शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं इसे करता हूँ यस, एंटर 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 करके मैं आगे बढ़ूंगा और सेव करूंगा। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट है, उसके बाद डायरेक्ट इनकम, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब आपने जो माल बेचा है उसकी आपको कॉस्ट कितनी लगी है, आपका खर्चा कितना हुआ है, ये यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये इस तरह से करके ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 17,35,883 रुपये 28 पैसे यहाँ पे दिख रहा है। इस फॉर्मेट में आपका प्रॉफिट चेंज नहीं होने वाला है। प्रॉफिट उतना ही रहेगा आपका जैसा कि आपका टी फॉर्मेट में था, जितना आपका टी फॉर्मेट में प्रॉफिट था। टी फॉर्मेट मतलब हॉरिजॉन्टल वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने इसके पहले देखा था वो। यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग हो रहा है। तो कंपनीज के मामले में आपको वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपलसरी है, या फिर कुछ कुछ केसेस में अगर आप खुद होके भी वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना चाहे तो आप टैली में यहाँ पे ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का फिगर है हमारा, वो दिख रहा है 5,07,319 रुपये 68 पैसे। अब मैं फिर से F12 करता हूँ कॉन्फ़िगर यहाँ पे और इसे करता हूँ नो करने के बाद देखिए प्रॉफिट हमारा चेंज हो रहा है क्या। प्रॉफिट हमारा चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,07,319.68, उतना ही हमारा प्रॉफिट है। तो ये एक हो गया ऑप्शन। अभी चलते हैं हम दूसरे ऑप्शन की तरफ, शो परसेंटेजेस। यहाँ पे मैं करता हूँ यस। ये बड़े ही काम की चीज़ है, ये हमने बैलेंस शीट में भी देखा था। अगर आपको देखना है कि इंडिविजुअल आइटम्स जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है उसका परसेंटेज क्या है, किसके साथ में परसेंटेज, ये परसेंटेज है सेल्स के रेफरेंस में। मतलब सेल्स को हम मान के चलते हैं 100 और बाकी सारे जितने भी आइटम्स है, आइदर डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम ये सेल्स के रेफरेंस में देखेंगे। बैलेंस शीट के केस में हमने देखा था कि बैलेंस शीट टोटल के साथ में परसेंटेज कैलकुलेट हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल के साथ में परसेंटेज कैलकुलेट नहीं हो रहा है। ये परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेल्स का जो फिगर है, सेल्स को हमने माना है, हमने मतलब टैली ने माना है 100, तो सेल्स इज 100%। तो अगर सेल्स मेरा 100% है तो फिर प्रॉफिट कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट है 26.05%। सेल्स अगर 100 है तो डायरेक्ट इनकम कितना है, सेल्स डायरेक्ट इनकम जो है वो सेल्स का 63.12% है। इनडायरेक्ट इनकम सेल्स का 27.58% है। क्लोजिंग स्टॉक मेरा सेल्स का 49.44% है। परचेज जो है वो मेरा सेल्स का 86% है। मतलब मैं 100 रुपये का माल अगर बेचूंगा तो उसमें मेरा परचेस रहने वाला है 86.99। तो आप इस तरह से ये जो एनालिसिस है ये बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको ध्यान में आ जाएगा कि सेल्स के रेफरेंस में मेरा कौन सा आइटम जो है वो कितना परसेंट है। तो ये बड़े काम की चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे आपको देखिए इमीडिएटली समझ में आ रहा है कि सेल और परचेस, इसका जो डिफरेंस है, इसका जो गैप है वो ऑलमोस्ट आपका 13% है, 13%। मतलब आप 100 रुपये में अगर चीज़ बेचेंगे तो 87 रुपये में उसको खरीद रहे हैं। मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो
13% के आसपास है। ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का फिगर इतना कम है कि वो निग्लिजिबल है, उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। तो आप ये तुरंत समझ पाएंगे कि अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपको परचेस प्राइस घटाना पड़ेगा। मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या फिर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपको आपका परचेस कॉस्ट कम करना पड़ेगा, तो ही ये संभव है। तो परसेंटेज लेके आप ये एनालिसिस बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हम फिर से F12 के ऊपर क्लिक करते हैं। शो परसेंटेजेस को मैं यहाँ पे नो करता हूँ। शो विथ ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये शो विथ ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने किया यस। यस करने के बाद में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट का एक नया फिगर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये पहले नहीं था क्या? एक बार फिर से हम चेक करते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करता हूँ, शो विद ग्रॉस प्रॉफिट को नो करता हूँ मैं, एंटर और एक्सेप्ट। अभी देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट ये जो चीज़ है इसकी ज़रूरत हमें तब होती है जब हमारे बिजनेस में गुड्स का ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी सेल होने ही वाला है, ट्रेडिंग होने ही वाला है। ट्रेडिंग में तो डेफिनेटली गुड्स का सेल होगा। गुड्स मतलब फिजिकल गुड्स, इन्वेंट्री। जब भी आप इन्वेंट्री के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट नाम का कंसेप्ट ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है, सर्विस इंडस्ट्री मतलब डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर आप आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, या फिर किसी भी तरह के कंसल्टेंट है, आपकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, आप किसी भी तरह के कंसल्टिंग बिजनेस में है, सर्विस इंडस्ट्री में है, तो वहाँ पे सामान्य रूप से ग्रॉस प्रॉफिट ये नाम का कंसेप्ट नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट हटा सकते हैं एनालिसिस पर्पस के लिए। अगर आपको चाहिए तो हम फिर से यहाँ पे F12 करके ग्रॉस प्रॉफिट ला सकते हैं। मैं फिर से F12 कर रहा हूँ, यहाँ पे यस किया मैंने और वापस मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए अब टैली ने क्या किया कि प्रॉफिट एंड लॉस के 2 सेक्शन बना दिए। अपर पार्ट में उसने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और नीचे के पार्ट में ट्रेडिंग अकाउंट के बाद का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ग्रॉस प्रॉफिट मेरा ये कैरी फॉरवर्ड होके इधर आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। ये यहाँ पे उतना ही फिगर है 14,40,000। और आप नीचे देख सकते हैं इधर ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जितना है उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया है। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम है और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम प्लस हो गया है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होके आपका ये नेट प्रॉफिट का फिगर आया है। चलिए अभी चलते हैं हम वापस F12 कॉन्फ़िगर। तो शो विद ग्रॉस प्रॉफिट ये ऑप्शन आप यस या नो कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। एक्सक्लूड पर्टिकुलर्स विद जीरो क्लोजिंग बैलेंस, यहां पे मैं करता हूं यस और यस करने के बाद हम करते हैं एंटर और एक्सेप्ट। अब इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ ऐसे हेड्स है, कुछ ऐसे ग्रुप्स है, लेजर्स है जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो भी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है क्या, ये टैली का कहना है। तो हमने किया है यस, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा है। वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी हेड्स है सभी में कुछ ना कुछ फिगर्स है, ज़ीरो वाला कोई आइटम नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो 55 रुपये 8 पैसे है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद में आप देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है मेरा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा चला गया है और मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वापस लाना है। ज़ीरो है फिर भी मुझे दिखाना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ नो। यहाँ पे मैं अगर नो करूँगा तो एक्सक्लूड पर्टिकुलर्स विद जीरो क्लोजिंग बैलेंसेस, नो मतलब वो डिस्प्ले करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जीरो होने के बावजूद इसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एक्चुअली इसकी कोई वैसे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप चाहे तो इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपने एनालिसिस पर्पस के लिए। उसके बाद हम वापस आते हैं कॉन्फ़िगर में। यहाँ पे देखिए अपीयरेंस ऑफ नेम। अपीयरेंस ऑफ नेम मतलब आपके लेजर के या फिर ग्रुप के नाम किस तरह से अपीयर होने चाहिए, किस तरह से दिखने चाहिए, ये हम यहाँ पे तय कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। एक है अलियास पहले और ब्रैकेट में नेम, उसके बाद सिर्फ अलियास ओनली, उसके बाद नेम और ब्रैकेट में अलियास और बाद में नेम ओनली। तो आप यहाँ पे अपने लिए चुन सकते हैं कि आपको डिस्प्ले कैसे करना है।
अलियास क्या होता है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको इसके पहले मैंने बैलेंस शीट के वीडियो में बताया था। अलियास मीन्स सेकंड नेम उर्फ। उर्फ वाला जो नाम रहता है, जैसे घर में बच्चों का नाम अलग रहता है, मुन्ना, चिंटू, बबली, रिंकी, चिंकी, पिंकी, बंटी, ये इस तरह के जो नाम होते हैं, आप बच्चों को उसके असली नाम से बुलाइए या फिर घर के नाम से बुलाइए, वो आ जाएगा। तो आपको कौन सा नाम डिस्प्ले करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ नेम ओनली। अब मैं नेम और अलियास लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा। तो नेम और अलियास लेने के बाद यहाँ पे ये अलियास जो है, ये एडिशनल अलियास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस डायरेक्ट, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे देखिए आप इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, यहाँ पे भी वैसी है, डायरेक्ट इनकम और इनकम डायरेक्ट, और यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम, इनकम इनडायरेक्ट। ये टैली ने दिए हुए अलियास है, आप इसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला है अलियास, इसे मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करने के बाद ये यहाँ पे देखिए अलियास यहाँ पे दिख रहा है। अलियास मीन्स सेकेंड नेम। अब इसमें मैं मेरा ही नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे पंकज देशपांडे। यहाँ पे मैंने किया एंटर एंटर, और एंटर करने के बाद आप देखिए यहाँ पे अभी क्या आ रहा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में लिखा है पंकज देशपांडे। अब मैं फिर से F12 करूँगा, यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर। अब मुझे ऑप्शन चेंज करना है। अब मैं पहले अलियास और बाद में नेम लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पहले अलियास आ गया और बाद में नेम आ रहा। ठीक है, अब उसके बाद और एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे अब अलियास ओनली लेते हैं हम, अलियास ओनली। तो अलियास ओनली में क्या हो रहा है कि यहाँ पे परचेस अकाउंट्स के नीचे पंकज देशपांडे लिख के आ रहा है। पंकज देशपांडे क्यों लिखा है, क्योंकि ये अलियास में लिखा है। अच्छा, परचेस अकाउंट फिर क्यों लिख के आ रहा है, परचेस अकाउंट को हम चेक करते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल एंटर। यहाँ पे देखिए कि अलियास में कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे अलियास में कुछ भी नहीं है वहाँ पे नेम लिख के आएगा, और जहाँ पे अलियास में दिया है वहाँ पे सिर्फ अलियास आएगा, क्योंकि हमने ऑप्शन वैसे यहाँ पे सेट किया था, अलियास ओनली। इसके बाद कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर करने के बाद इसे हम वापस चेंज कर देते हैं, ये नेम ओनली रखेंगे। स्केल फैक्टर फॉर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगला ऑप्शन स्केल फैक्टर फॉर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है, और यहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसकी हमें ज़रूरत कब होती है, अगर आप किसी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस की बैलेंस शीट हम लेते हैं, तो रिलायंस का पिछले साल में जो प्रॉफिट का फिगर था वो था 2,27,000 करोड़ रुपए। तो ये जो इतना बड़ा फिगर है, ये अगर आप लिखेंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में, मतलब पूरा फिगर लिखेंगे, तो आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो वहाँ पे आपको इसे कंडेंस करना पड़ेगा, कंडेंस मतलब छोटा करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम इसे कंडेंस कर सकते हैं रुपीज़ इन क्रोर्स में। तो 2,27,000 सिर्फ लिखा रहेगा, उसके बाद की जो ज़ीरो है वो टैली हटा देगा, तो वहाँ पे पढ़ना आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे आप प्रॉफिट देखिए, 5,09,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर इसको मैं 3 ज़ीरो हटा दूँ, इसको डिवाइड बाय 1000 करूँगा, तो ये 509 का फिगर आ जाएगा। कॉन्फ़िगर करता हूँ यहाँ पे मैं स्केल फैक्टर फॉर वैल्यूज़ में, यहाँ पे लेता हूँ थाउजेंड्स और एंटर। अब यहाँ पे देखिए ये फिगर 1000 में आ गया है, 509,000 मतलब 5,09,000। सारे फिगर उसी तरह से सारे फिगर ये डिवाइडेड बाय 1000 हो गए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर्स इन थाउजेंड्स लिखा है, तो डिस्प्ले भी हो रहा है आपको समझने के लिए। अब इसी तरह से मैं कॉन्फ़िगर में फिर से आता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ रुपीज़ इन लैक्स। अब आप यहाँ पे देखिए 5 लाख का फिगर जो था 5,09,000, वो लिखा कैसे है 5.09, मतलब यहाँ पे जितने भी फिगर्स थे ये सारे के सारे फिगर्स डिवाइडेड बाय 1 लाख हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए फिगर्स इन लैक्स, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर्स इन लैक्स। तो आप स्केल फैक्टर फॉर वैल्यूज़ भी अपने लिए सेट कर सकते हैं। मैं फिर से इसे डिफ़ॉल्ट पे लेके आता हूँ। डिफ़ॉल्ट मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स। इसके बाद एक बार और हम F12 करेंगे कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है शो बेस करेंसी सिंबल। इसे मैं करता हूँ येस, और देखते हैं क्या हो रहा। येस करने के बाद एक छोटा सा चेंज हुआ है, वो है ये, यहाँ पे ऊपर लिख के आ गया है इन INR, मतलब इंडियन नेशनल रूपी, और रूपी का सिंबल भी यहाँ पे आ चुका है। आपका अगर बिजनेस अलग अलग देशों में है जहाँ पे अलग अलग करेंसी चलती है, तो वहाँ पे आप अलग अलग बैलेंस शीट बनाएंगे अलग अलग ब्रांचेस के लिए। तो वहाँ पे आपकी जो बैलेंस शीट है वो कौन सी करेंसी में है, वो अगर आपको डिस्प्ले करना है टैली में, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये
डिस्प्ले होने की वजह से आपको समझने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये 19,47,000 रुपये और 19,47,000 डॉलर, इसमें 70 गुना का अंतर होता है, 70 टाइम्स वैल्यू में। वैसे ही अगर ये 19 लाख रुपए है और 19 लाख कुवैती दिनार है, तो इसमें जो डिफरेंस होता है वो 1 रुपया, अपना 1 कुवैती दिनार मतलब 235 रुपये होते हैं लगभग। तो ये 235 गुना का अंतर इसमें रहने वाला है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए यहाँ पे करेंसी नेम डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है अगर आप मल्टीपल करेंसी में काम कर रहे हैं तो। ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो F12 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी आप दबा दें, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।